तो टुडेज टॉपिक इनफैक्ट जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है हेलमिंथ्स को, इंटेस्टिनल हेलमिंथ्स को 2 सेक्शन में। आई विल बी कवरिंग इन 2 क्योंकि इसमें काफी वर्म्स आते हैं जो कि एक टॉपिक में कवर नहीं हो सकते। ठीक है, तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन? इंटेस्टिनल हेलमिंथ्स मतलब इंटेस्टाइन में जो रहते हैं वर्म। ठीक है, ठीक है, तो दे आइदर रिसाइड इन स्मॉल इंटेस्टाइन और इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहने वाले वर्म्स कौन से हैं? ठीक है, तो क्या क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में? कौन से पैरस? पहला क्या है? एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड। ठीक है, इट इज कॉमनली नोन एज राउंड वर्म। नेक्स्ट क्या है? एंकाइलोस्टोमा डियोडेनेल एंड निकेटर अमेरिकैनस, ये दोनों को ही हुकवर्म कहते हैं। ठीक, फोर्थ क्या है? स्ट्रोंगिलॉइडस सर्कोरालिस। ये जो चारों हैं दीज आर द कॉमन वर्म विच रिसाइड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, वी आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन, हम ह्यूमन इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन हुआ ह्यूमंस को तो कहाँ रहते हैं? ये वर्म्स रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन से रहते हैं? एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस विच इज कॉमनली नोन एज पेनवर्म। ट्राइक्यूरस ट्राइक्यूरा विच इज कॉमनली नोन एज। ठीक, तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे? एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड एंड एंकाइलोस्टोमा एंड निकेटर। ठीक है, यानी कि राउंड वर्म एंड हुकवर्म। ठीक है, क्लासिफिकेशन समझ में आया? अब कोई भी पैरासाइट पे शॉर्ट नोट आता है या लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कौन सी हेडलाइन में कवर करना है? विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एपिडेमियोलॉजी बताना। ये तुम लोग के थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं क्या सब हेडिंग्स में कवर करना है कोई भी पैरासाइट आता है। ठीक है, लाइफ साइकिल, ठीक, इनकी लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, लैब डायग्नोसिस, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन बेसिकली डायग्नोसिस, फाइनली शॉर्टली ऑन ट्रीटमेंट। ठीक है, इन्हीं आउटलाइंस में हम लोग कवर करेंगे सारे टॉपिक। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द स्पेसिफिक वर्म, एक जनरल जो नीमेटोड्स होता है, बेसिकली हेलमिंथ्स जो है निमैथलमिंथस इसका जीनस है। तो जो नीमेटोड्स होते हैं इन जनरल, उनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है? देयर आर वर्म्स, मेल एंड फीमेल, अडल्ट वर्म जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब ये अडल्ट फर्टिलाइज करते हैं टू प्रोड्यूस एग। एग जो होता है उसमें से हैचिंग होती है एंड उसका जो डेवलपमेंटल फेज है उसको मोल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसके लार्वल फॉर्म्स आते हैं। कभी भी वर्म्स जब हैच करते हैं तो उसमें से लार्वल फॉर्म्स निकलते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर हेलमिंथ्स वर्म की बात कर रहे हैं हम लोग पैरासाइट्स में। तो L1 इज योर फर्स्ट स्टेज लार्वा, उसके बाद उसकी मोल्टिंग होती है, ऑल टाइप ऑफ डेवलपमेंट या मैच्योरेशन, तो बनता है L2। फिर सेकेंड मोल्टिंग होती है L3, थर्ड मोल्टिंग होती है, बनता है L4 फॉर्म ऑफ लार्वा, एंड फाइनली जब उसकी फोर्थ मोल्टिंग होती है तो वो डेवलप करता है इनटू अडल्ट फॉर्म। तो अगर हम मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ हेलमिंथ्स पूछें तो एक तो अडल्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल सेपरेट होता है। फिर एग है, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद एग प्रोड्यूस हुआ। फाइनली उनके लार्वल स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो देयर आर 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, वन इज अडल्ट, वन इज एग, वन इज लार्वा। ठीक है, अब ये ज्यादा डिटेल है, बस जस्ट टू शो, जैसे अभी तक तुम लोग ने पढ़ा होगा मोनोइसिस, मतलब एक ही वर्म होता है जिसमें कि, तो अडल्ट फॉर्म जो होते हैं इसमें मेल और फीमेल अडल्ट अलग होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है इम्पोर्टेंट डिफरेंस, इसके डिफरेंसेस पता होने चाहिए। पहली चीज क्या है, इसमें सारे भी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे देखोगे इसमें नर्वस सिस्टम, इनका जीआई सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे इंटैक्ट है दोनों, मतलब वेल डेवलप्ड वर्म्स हैं ये। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो ऊपर वाला है वो मेल वर्म है। मेल वर्म है शॉर्टर इन लेंथ इन कंपैरिजन टू फीमेल। ठीक, सेकेंड डिफरेंस है जो एंटीरियर एंड देख रहे हो दोनों में स्पिक्यूल्स है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बट जो मेल का जो पोस्टीरियर एंड है दैट इज कॉइल्ड, जबकि फीमेल का क्या है, स्ट्रेट है। ठीक,
ये डिफरेंसेस लिखने होते हैं। फिर दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि मेल जो वर्म है उसके पोस्टीरियर एंड में स्पिक्यूल्स हैं विच इज नॉट प्रेजेंट इन फीमेल वर्म। ठीक है, आया समझ में? तो दिस इज इन जनरल टू ऑल, जितने भी नेमैथोलमिंथस, जितने भी वर्म्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, पहला क्या था? नाम किसी को याद है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड। ठीक है, पूरा नाम पता होना चाहिए, जीनस एज वेल एज स्पीशीज। तो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड क्या कराता है, मतलब अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ तो इट कॉजेज एस्कैरियासिस। ठीक, तो एस्कैरियासिस क्या है? इट इज इन्फेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कॉज्ड बाय एस्कैरिस। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? लम्ब्रिकॉइड। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट नीमेटोड पैरासिटाइजिंग द ह्यूमन इंटेस्टाइन, commonly known as roundworm, and it is soil transmitted helminth. soil transmitted मतलब जो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है इट कम्स फ्रॉम सॉइल। इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर पे इस पे एक शॉर्ट नोट बता दूंगी। सॉइल ट्रांसमिटेड हेल्मिंथ पे भी शॉर्ट नोट हो सकता है। ठीक है, तो उसका वन ऑफ द एग्जांपल इज एस्कैरिस। अब एपिडेमियोलॉजिकली इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ट्रॉपिक्स में प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में इट इज कॉमन। ठीक, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? बिकॉज इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल। तो बेसिकली क्या होता है? फीकली कंटेमिनेटेड सॉइल। देखो ये सारा जो है इट इज थ्रू इंजेक्शन। अभी मैं लाइफ साइकिल में बताऊंगी कैसे इन्फेक्शन होता है। तो यूजुअली क्या होता है, ह्यूमन इंजेस्ट करता है और फिर थ्रू जीआईटी, और ये कहां से इसके इन्फेक्टिव फॉर्म रिलीज हो रहे हैं? थ्रू स्टूल। ठीक है, थ्रू फीसिंग, जो कि क्या कंटेमिनेट कर रहे हैं? सॉइल। और फिर वो जो कंटेमिनेटेड सॉइल अगर कोई दूसरा ह्यूमन लेता है देन इट पासेस ऑन टू द नेक्स्ट ह्यूमन। ठीक है, दिस वे इट इज गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब सॉइल किस टाइप का होता है? अब यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं, एक तो हुकवर्म और एक राउंडवर्म। जो हुकवर्म होता है वो जो मैं डिटेल में बताऊंगी, तो उसका इन्फेक्शन जो होता है स्किन के पेनिट्रेशन से होता है। तो यूजुअली जो जिस टाइप के सॉइल में प्रेजेंट होता है वो कैसी होती है? पोरस होती है। तो इफ समबडी वॉक बेयर फुटेड, मतलब कोई कुछ पहना नहीं होता है, यूजुअली विलेजेस में होता है या बच्चे होते हैं जो ऐसे सॉइल में घूमते हैं, तो उनकी स्किन के पेनिट्रेशन के थ्रू उसका इन्फेक्शन होता है विच इज हुकवर्म। तो इट इज प्रेजेंट इन पोरस सॉइल। जबकि क्ले सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है? एस्कैरिस के इन्फेक्टिव फॉर्म्स जो होते हैं। ठीक, इतना समझ में आ रहा है? रिस्क फैक्टर्स क्या है? यूजुअली चिल्ड्रन, क्योंकि सॉइल कौन खाता है, या मतलब बच्चे मिट्टी खाते हैं, उनमें क्या होते हैं? इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। सेकेंड इज मैलन्यूट्रिशन। मैलन्यूट्रिशन से क्या होता है? यूजुअली वर्म्स अपने आप को इन्फेस्ट कर लेगा बॉडी में, इम्यूनिटी लो होती है। जो मैलनरिश्ड होते हैं तो उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा से अच्छे से स्टैब्लिश हो जाते हैं ये वर्म्स। ठीक, मॉर्फोलॉजी मैंने बता दी थी विच इज कॉमन इन ऑल। क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स इसमें भी होंगे? अडल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अडल्ट फॉर्म क्या होंगे? मेल और फीमेल दोनों। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट क्या है? 4 तरह के लार्वा, ठीक, जो कि फर्स्ट मोल्टिंग, सेकेंड मोल्टिंग, थर्ड मोल्टिंग से होते हैं, एंड एग फॉर्म। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकली इट इज प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स, अडल्ट, लार्वा एंड एग। Adult worm is cylindrical. It measures about 15 to 31 centimeters, दोनों इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। और वो जो मैंने बताया था कि जो अडल्ट वर्म होता है इट इज शॉर्टर इन लेंथ इन कंपैरिजन टू फीमेल। ठीक है, अब फीमेल वर्म जो होती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ एग्स, वन इज फर्टिलाइज्ड एंड अनदर इज अनफर्टिलाइज्ड। जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो क्या होगा? इट विल डिके, क्योंकि अगर फर्टिलाइज्ड एग होगा उसी के अंदर प्रॉपर एम्ब्रियो होगा, उसी के अंदर से लार्वा हैच आउट होगा। जो अनफर्टिलाइज्ड होगा उसके अंदर से कोई प्रोडक्टिव फॉर्म नहीं निकलेगा। ठीक है, बट एनीवेज इट इज रिलीज्ड बाय वर्म, और जो कि स्टूल में एक्सक्रीट होता है, तो हमें किस चीज में हेल्प करेगा? ए डायग्नोसिस। ठीक है,
अब लाइफ साइकिल, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। बेसिकली यू अंडरस्टैंड कि कैसे ये जो होता है, इसी से तुम्हारी सारी पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स सब इसी से रिलेटेड है, ठीक। तो व्हाट इज मोड ऑफ इन्फेक्शन, पढ़ो क्या है। पहला ऊपर पॉइंट, मैन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें। पहली चीज क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हुआ, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या हुआ, इंजेक्शन। मोड ऑफ इन्फेक्शन पढ़े हैं ना तुम लोगों ने, रेस्पिरेटरी हो सकता है, जीआई हो सकता है, ये तो मोड ऑफ इन्फेक्शन है। उसी तरह से इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, जीआई रूट है, तो इंजेक्शन मतलब खाने से हो रहा है, ठीक है, समझ गए। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है इसमें, व्हाट इज इन्फेक्टिव फॉर्म ऑफ दिस पैरासाइट, एम्ब्रियोनेटेड एग, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो व्हाट इज मोड ऑफ इन्फेक्शन, इट इज इंजेक्शन ऑफ कंटैमिनेटेड सॉइल, फूड एंड वाटर। कोई भी तीनों चीजें, या तो कंटैमिनेटेड सॉइल है, या कंटैमिनेटेड फूड है, कंटैमिनेटेड वाटर है विद एम्ब्रियोनेटेड, ठीक है। अगर वो लेता है ह्यूमन तो क्या होता है, उसके अंदर गया, ठीक, वो एम्ब्रियोनेटेड एग अंदर गया, तो उसमें से क्या हैचिंग होगी, क्या लार्वा निकला। तो जो नेक्स्ट लार्वा, नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज रैपिडिटी फॉर्म लार्वा विच कम्स आउट, ठीक है, फिर मोल्टिंग होने लगती है, फिर ये लार्वा आगे आओ, पढ़ो नेक्स्ट टाइम पढ़ो। मोल्टिंग के बाद लार्वा पेनिट्रेट्स इंटेस्टिनल वॉल, वेरी गुड, खड़े होके पढ़ो। लार्वा पेनिट्रेट्स इंटेस्टिनल वॉल, अब इसका क्या मतलब है, इंटेस्टिनल वॉल को पेनिट्रेट कर लेगा, वो पेनिट्रेट कर लेगा, ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन में पहुंच गया है। कहाँ से पहुंचता है, रूट क्या होगा, क्या क्या है, और क्या क्या आता है, माउथ आ गया, पहले ईसोफेगस से स्टमक गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम कहाँ है अभी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो वहां से क्या किया, इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट करके ये सर्कुलेशन में कैसे आया, क्योंकि इंटेस्टाइन में क्या है, सब जगह क्या है, हमारी वेसल सप्लाई कर रही है ना, ब्लड सप्लाई हर जगह है। तो वेन्स है, आर्टरीज जो ब्लड ला रही है, वेन्स जो ब्लड ले जा रही है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो कहाँ गया ये, थ्रू वीनस सर्कुलेशन, वेन कहाँ जाके ड्रेन आउट होती है, आगे उठो, जल्दी आओ। ठीक, तो कहाँ पहुंचा, राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट साइड ऑफ हार्ट से कहाँ जाता है, एट्रियम, वेंट्रिकल, फिर कहाँ गया, तो कहाँ गया, तो पल्मोनरी कैपिलरी रीचेस लंग्स। रूट देख लो, ये रूट है पूरा वर्म का, ये बॉडी में इस तरह से ट्रैवल करता है, ठीक है। फिर लंग्स में गया, लंग्स में क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, जब लंग्स में ये पहुंचता है तो कॉफिंग होती है, जब कॉफ होता है तो कॉफ करके ये थ्रू ट्रैकिया, ये कहाँ पहुंच गया, पैरिंग्स, पैरिंग्स से कहाँ ये स्वेलो हो जाता है, फिर दोबारा से कहाँ ये पहुंचा, ईसोफेगस, ईसोफेगस से फिर स्टमक का रूट कवर करते हुए रीचेस स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड नाउ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इट डेवलप्स इनटू द अडल्ट वर्म, ठीक है। इतना रूट ट्रैवल हो रहा है इसका, बहुत मेहनत करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब इतना सारा मोल्टिंग, क्योंकि ये सारी क्या हो रही है, उसकी अभी मैच्योरेशन फेज चल रहा है, अभी इट इज गेटिंग मोल्टेड आउट, क्योंकि पहले हमारा इन्फेक्टिव फॉर्म क्या था, एग था, एग से लार्वा, जो कि मैंने बताया ना, L1, L2, L3, L4 पूरी हैचिंग होती है, हैचिंग से उसका मैच्योरेशन होता है, फाइनली डेवलप इनटू अडल्ट, ठीक है। तो ये अडल्ट बना, यहाँ पे रिजल्ट हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्या किया इसने, एम्ब्रियोनेटेड एग, ये गलत लिखा है, अनएम्ब्रियोनेटेड बेसिकली वो वाले हैं जो अनफर्टिलाइज्ड मैंने बताया। तो दोनों फॉर्म ऑफ एग ये क्या करेगा, रिलीज होगा इंटेस्टाइन के थ्रू, इट विल कम आउट थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट विल बी रिलीज आउट थ्रू, ठीक। अब फिर ये जब होगा, कंटेमिनेट करेगा सॉइल, वाटर, फूड को, और फिर किसी और ने लिया, आ गया समझ में, लाइफ साइकिल समझ में आई, ठीक है।
बैठ जाओ। इसी तरह से ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये थोड़ा सा और वैसे सेम चीज है। ये देख लो ऐसे इंजेक्शन हो रहा है, स्टार्ट करो ऊपर से, एक तो यहाँ पे पॉइंटर भी तो नहीं है, ठीक है। इंजेक्शन हो रहा है एम्ब्रियोनेटेड एग से, कैसे कैसे जा रहा है, ये एडल्ट फॉर्म है, सेम चीज है, ठीक है, कोई अलग डिफरेंस नहीं है इसमें। सो नाउ व्हाट इज द पैथोजेनेसिस और क्लिनिकल फीचर्स फिर किस हिसाब से आते हैं। पहली बात तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं या पैथोजेनेसिस जो इसकी है किस पे डिपेंड करती है। एक तो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें इम्यूनिटी लो होती है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उसमें इसका इन्फेक्शन जो होता है ज्यादा वाइड स्प्रेड होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इम्यूनो कॉम्पिटेंट। मतलब अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट में इसका इन्फेक्शन होगा तो देयर विल बी माइल्ड सिम्टम्स। कभी कभी क्या होता है पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक भी हो जाता है, तो पता नहीं लगता, वर्म्स होते हैं बट पेशेंट माइट बी एसिम्प्टोमेटिक। लेकिन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है तो सिम्टम्स सिवियर होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ लार्वा। अब लार्वा जो है इतनी जगह से माइग्रेट कर रहा है, ये लंग्स तक पहुंच गया, लंग्स में कोई भी फॉरेन बॉडी आएगी तो इरिटेशन होगी, है ना, देयर वुड बी रिएक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ लार्वा। फिर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसे केसेस होते हैं, अब पता नहीं, लेकिन सर्जरी में ऐसे केसेस होते हैं कि ये जो वर्म्स होते हैं, अडल्ट वर्म्स, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बार बार, इतना ज्यादा इसका नंबर होता है। अगर इनका इन्फेक्शन बहुत हैवी होता है, मतलब अगर बहुत ज्यादा कोई ऐसा कंटामिनेटेड सॉइल है या फूड है जिसमें एग्स का नंबर बहुत ज्यादा है, तो उतने ही ज्यादा अडल्ट डेवलप होंगे। तो ये अडल्ट जो होते हैं ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन करा देते हैं। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साइंस एंड सिम्टम्स जो होते हैं वैसे पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो जब ओपन होती है एब्डोमेन तो पता चलता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे वर्म्स भर रहे हैं, ठीक है, तो इट कैन कॉज दैट ऑल्सो। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पूरा सिस्टम में घूम रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉल को पेनिट्रेट कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो क्योंकि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे न्यूट्रिशन, विटामिन B12, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये सारे ओवरऑल इनके प्रेजेंस की वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, तो फिर इनके क्या होते हैं क्लिनिकल फीचर्स। अब डिपेंडिंग अपॉन इनका कहाँ माइग्रेशन है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो पल्मोनरी फेज बेसिकली क्योंकि इनका लंग में काफी पार्ट रहता है, तो इट इज बिकॉज ऑफ द माइग्रेटिंग लार्वा इन द लंग्स, इट प्रोवोक्स एन इम्यून मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो किस टाइप का होता है, यूजुअली जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो इसमें यूजुअली ईसिनोफिल, तो देखना कभी भी फ्यूचर में कभी ऐसे केसेस मिलेंगे तो किसी में अगर ईसिनोफिल्स रेज्ड है तो यू शुड लुक फॉर पैरासिटिक इन्फेक्शन। सिम्टम्स क्या होते हैं, दे आर यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन सेकेंड वीक आफ्टर इंजेक्शन ऑफ एग्स, क्योंकि थोड़ा टाइम जो भी इनको लगता है अपने इंक्यूबेट, मतलब कि एग्स की हैचिंग में, उतने टाइम में, जब क्योंकि लार्वा के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। अब लंग्स में होते हैं तो यूजुअली कैसा होता है, नॉन प्रोडक्टिव कफ। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रोडक्टिव कफ? नॉन प्रोडक्टिव कफ का क्या मतलब है, ड्राई होता है, ड्राई। प्रोडक्टिव मतलब फूटल नहीं होगा। तो यूजुअली क्या होता है, एलर्जिक कॉफिंग टाइप का ड्राई कॉफ होगा। चेस्ट डिस्कम्फर्ट ऑफ कोर्स एंड फीवर, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स क्यों होंगे, जब लार्वा माइग्रेट कर रहा होगा लंग में। यूजुअली ईसिनोफिलिक निमोनिया, लॉफलर सिंड्रोम, इस पे भी कभी कभी शॉर्ट नोट आता है। तो व्हाट इज लॉफलर सिंड्रोम, जो भी अगर पैरासाइट ये जो माइग्रेट करते हैं जो लंग्स में, तो जो पल्मोनरी इन्फेक्शन या पल्मोनरी साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लॉफलर सिंड्रोम। तो उस लॉफलर सिंड्रोम में एक तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, फीवर, ड्राई कॉफ, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, एल्वियोलाई को ये क्या कर सकता है, थोड़ा सा पेनिट्रेट करता है या ब्लड भी रिलीज होता है, तो कभी कभी ब्लड टिंज्ड कॉफिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक होता है। एंड हाइपर ईसिनोफिलिया या रेज्ड ईसिनोफिल, ये तो होते ही हैं। तो दिस इज ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉफलर सिंड्रोम, ठीक है। चेस्ट पेन एंड ऑल, जो भी पल्मोनरी साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं निमोनिया टाइप के। अब इंटेस्टाइनल फेज, जब इंटेस्टाइन में होता है तो यूजुअली इंटेस्टाइन में क्या रहता है, इंटेस्टाइन में वो अडल्ट रहते हैं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि लाइफ साइकिल से सारा कोरिलेट करना है। पल्मोनरी जो फेज था वहां पे वर्म्स नहीं थे, वहां पे क्या था,
लार्वा था, तो दैट वाज ड्यू टू माइग्रेटिंग लार्वा। बट वर्म्स कहाँ रहते हैं? इंटेस्टाइन में। तो जब इंटेस्टाइन में वर्म्स रहते हैं तो बिकॉज ऑफ देम व्हाट आर द क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स? जैसे मैंने बताया कि अगर इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट होता है या वर्म लोड इज वेरी लेस, तो इट माइट बी एसिम्प्टोमेटिक ऑल्सो, ठीक है। लेकिन अदरवाइज क्या क्या हो सकता है? मैल न्यूट्रिशन, बच्चों में ये कॉमन होता है, तो ग्रोथ रिटार्डेशन होता है, बच्चों में इन्फेक्शन होता है इसका। देन इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन इन फॉर्म ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन तो लार्वे के माइग्रेटिंग फॉर्म में आ गए। देन एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि फीवर, अर्टिकेरिया, एंजियोन्यूरेटिक एडिमा, कंजंक्टिवाइटिस को भूल जाओ, ठीक है, वो एंटीजन से रिलेटेड अलग होता है, ठीक है। तो इंटेस्टिनल फेज अगर रखना हो तो एसिम्प्टोमेटिक यूजुअली, या मैल न्यूट्रिशन इन ग्रोथ रिटार्डेशन एंड इंटेस्टिनल कॉम्प्लिकेशन इन फॉर्म ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। तो क्या क्या कवर हो गया हमारा? इंट्रोडक्शन हो गया, एपिडेमियोलॉजी हो गई, लाइफ साइकिल हो गया, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब क्या है? लैब डायग्नोसिस, ठीक है। लैब डायग्नोसिस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एग डिटेक्शन, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, रिलीज हो रहा है इन्फेक्टिव फॉर्म फीसीज में, तो दैट इज डन बाय स्टूल एग्जामिनेशन। तो स्टूल एग्जामिनेशन यूजुअली क्या होता है, क्या सैंपल आएगा? स्टूल सैंपल आता है लिखकर यूजुअली REME, RE मतलब रूटीन माइक्रोस्कोपी, ठीक है, रूटीन माइक्रोस्कोपी करके, रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करके आता है, जिसमें कि क्या करते हैं, स्टूल सैंपल लेते हैं और 2 माउंट बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्वांटिटी लेकर। यूजुअली हम देखते हैं कि कहीं म्यूकस है या कहीं लिक्विड पार्ट है, तो वहां से उठा के स्पेसिफिकली एक वेट माउंट बनाते हैं और एक आयोडीन माउंट बनाते हैं। ये बताया किसी ने अभी तक? हो गया है ना, जनरल हो गया होगा ना, वेट माउंट एंड आयोडीन माउंट, ठीक है। तो वो बनाते हैं, तो उसमें हमें क्या दिखेगा, ठीक है, 2 तरह के मेनली एग्स दिखेंगे, एक तो फर्टिलाइज्ड एंड एक अनफर्टिलाइज्ड। लैब डायग्नोसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, जिसमें तुम लोग अगर थियरी में लिखोगे तो ऐसे डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है, बुक से देख के डायग्राम बनाना कि स्टूल माइक्रोस्कोपी पे यू विल बी सीइंग फर्टिलाइज्ड एग एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, तो उसका ये लेबलिंग करोगे। फर्टिलाइज्ड एग क्या है, इसका आउटर एल्बुमिनस कोट एक होता है, अंदर अनसेगमेंटेड ओवम है, देन यू हैव सम क्रिसेंटिक स्पेस, ठीक है। जबकि तुम्हारे जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसमें अंदर देख रहे हो ओवम नहीं बना है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज अनफर्टिलाइज्ड, एक प्रॉपर ओवम फॉर्मेशन नहीं है और दैट ओवम इज डीजेनरेटेड। So this form, fertilized egg will develop into a proper adult form through hatching, Darwin, but this won't, ठीक है। बाकी ये decorticated fertilized egg भी हो सकता है, but not very common, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा लैब डायग्नोसिस, एग डिटेक्शन इन स्टूल एग्जामिनेशन। ये ओरिजिनल डायग्राम्स है, ओरिजिनल या फॉर्म जो कि माइक्रोस्कोपी पे दिखता है इस तरह से, ठीक। नेक्स्ट क्या है, वर्म का डिटेक्शन, ठीक। वर्म कैसे डिटेक्ट हो सकते हैं? समटाइम्स क्या होता है कि यूजुअली ये जो वर्म्स है कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, बट बिकॉज ऑफ द हेवी पेरिस्टाल्सिस या कोई रीजन की वजह से इट कैन बी एलिमिनेटेड इन स्टूल, ठीक है, इट कैन, क्योंकि कभी कभी पेरिस्टाल्सिस ज्यादा है स्टूल डिफिकेशन के टाइम पे या कोई ऐसी चीज की वजह से क्या होता है, ये वर्म्स भी प्रोपेल्ड आउट हो सकते हैं। तो ये वर्म भी नेकेड आई से दिखते हैं बिकॉज दे आर लार्जर। कितना साइज बताया था अडल्ट का यूजुअली? साइज बताया था मैंने फर्स्ट अपने उसमें इंट्रोडक्शन वाले स्लाइड पे, कितना साइज बताया था वर्म का? 15 to 31 यूनिट क्या थी? सुना ही नहीं तो बोल मिलीमीटर, ठीक है। कितना हुआ मिलीमीटर? 15 मिलीमीटर कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर कितना हुआ नेकेड आई देखने पे, ठीक है। तो इतना छोटा, बट इट कैन बी सीन मूविंग इन द स्टूल या जो भी है, इट कैन बी सीन थ्रू नेकेड आई।
समझ गए? दूसरा क्या क्या हो सकता है, और समटाइम्स स्पूटम में लार्वा फॉर्म भी निकल सकता है, जैसे नहीं एक्सपेल्ड आउट कर रहा है स्पूटम, क्या कॉफिंग के टाइम पे। नेक्स्ट है बेरियम मील एक्सरे ऑफ जीआईटी, यूजुअली इट इज डन इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। क्या है, इसमें भी हम लोग को अडल्ट वर्म दिख जाएगा। बेरियल मील देते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, तो उसमें हिलते हुए वर्म्स दिखाई दे सकते हैं। अदरवाइज अल्ट्रासाउंड भी हो सकती है, एंड कोलैंजियो पैंक्रियाटिकोग्राफी, ये भी एक अलग तुम्हारा रेडियोलॉजिकल टाइप है जिसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं वर्म्स। ठीक, फिर अपार्ट फ्रॉम दिस दो है, एक सेरोलॉजी। सेरोलॉजी इज बेसिकली डन बाय अलाइजा। ठीक है, बस नाम लिखना है तुम्हें अपना। जब लैब डायग्नोसिस वाला पार्ट लिखोगे तो 1 2 3 4, पहला क्या है, स्टूल एग्जामिनेशन। ठीक है, दूसरा बता दिया कि वर्म का हम डिटेक्शन कर सकते हैं। थर्ड इज योर सेरोलॉजी, दैट इज बाय अलाइजा। फोर्थ क्या है, मॉलिक्यूलर मेथड पीसीआर। ठीक है, स्पेसिफिक जो आइडेंटिफिकेशन है, इट इज हाईली सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। यूजुअली ये सब नहीं होते हैं डे टू डे में इतना, क्योंकि इतने इन्फेक्शन ये कॉमन भी नहीं आजकल दिखते हैं, पहले के टाइम पे थे, या रूरल एरियाज में या विलेजेस में ही दिखेंगे ये इन्फेक्शन, अर्बन एरियाज में थोड़े कम ही होते हैं। तो इसलिए इट इज नॉट वेरी कॉमन की पीसीआर या, लेकिन स्पेसिफिकली कोई चाहता है तो दीज ऑल आर अवेलेबल। ठीक है, आगे समझ में। उसके बाद सर्टेन नॉन स्पेसिफिक, एज आई टोल्ड, ईसिनोफिलिया, जैसे किसी पेशेंट में इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं कि कॉफिंग हो रही है, ये हो रही है, और ईसिनोफिलिया भी है, तो यू माइट सस्पेक्ट एनी वर्म इन्फेस्टेशन। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ चारकोट लेडन क्रिस्टल होते हैं, स्पूटम में आते हैं। दिस इज ऑल्सो साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन ड्यू टू पैरासाइट्स। ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक है। फाइनली कमिंग ऑन टू द ट्रीटमेंट पार्ट, तो एंटी पैरासिटिक ड्रग्स होते हैं, इसमें ज्यादा इसमें कुछ वो नहीं है, बस एल्बेंडाजोल या मेबेंडाजोल। ठीक, ऑल्टरनेटिव में यू हैव आइवरमेक्टिन। अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो ये सब सेफ नहीं है, तो व्हाट इज सेफ इज पायरेंटल पैमोएट। ठीक, तो ये 3-4 नाम है जो लिखने हैं। ठीक है, समझ में आ गया? दिस इज योर ट्रीटमेंट। सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट, अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो सर्जिकल मैनेजमेंट है और सिम्टोमैटिक मैनेजमेंट है। ठीक, तो दिस कंप्लीट्स योर एचआरएम। आगे समझ में? अब उसी तरह से हमें क्या पढ़ना है, हुकवर्म। हुकवर्म की कितने मैंने बताए थे? हुकवर्म इज द जनरल नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या है बोलो? एनकाइलोस्टोमा डिओडेनेल, और दूसरा क्या नाम बताया था? निकेटर अमेरिकानस। इसका नाम हुकवर्म क्यों है? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, जो अडल्ट वर्म्स होते हैं उनके एंटीरियर एंड में टीथ होती है। ठीक है, जो टीथ होती है जिसकी वजह से ये क्या करता है, इंटेस्टाइन को क्या करता है, पेनिट्रेट करता है अपने थ्रू हुक या टीथ, और जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, हुकवर्म। ठीक है, ब्लड लॉस इज कॉमनली सीन इन हुकवर्म। ठीक है, एस्केरिस में ब्लड लॉस बताया था, थ्रू इंटेस्टाइन ब्लड लॉस नहीं बताया था। ठीक है, क्योंकि वहां नहीं होता है। मेनली जो हुकवर्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये क्या करता है, ये इंटेस्टिनल म्यूकोजा को पेनिट्रेट करता है, जो वहां की कैपिलरीज उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। एनकाइलोस्टोमा डिओडेनेल, इट इज नोन एज ओल्ड वर्ल्ड हुकवर्म, वेयरएज निकेटर अमेरिकानस, ये अमेरिकन ने नाम दिया था, तो इसलिए उन्होंने अपना न्यू वर्ल्ड हुकवर्म दे दिया नाम, या उसको अमेरिकन हुकवर्म भी कहते हैं। बट इट इज फाउंड एवरीवेयर, मतलब ऐसा नहीं है कि निकेटर सिर्फ अमेरिका में ही मिल रहा है, इट इज फाउंड इन इंडिया ऑल्सो। अगेन इट इज सोइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथ, कॉमनली अफेक्टेड आर मेल्स एंड यंग एडल्ट्स। व्हाई? क्या बताया था मैंने, कैसे होता है इसका इन्फेक्शन?
सॉइल से कैसे होता था? बेयरफुट, वेरी गुड। तो बेयरफुट कौन चलता है यूजुअली? काम करने जाते हैं जो बच्चे चलते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, गाँव में पहले विलेजेस में फार्मर्स होते हैं, ठीक है, ये सब नंगे पैर चलते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से इट कॉमनली अफेक्ट्स द मेल्स एंड यंग एडल्ट, वही सॉइल में चलते हैं तो वहां पे होता है। बट इसकी सिवियरिटी जो होती है ज्यादा कॉमन होती है चिल्ड्रन, मतलब अगर चिल्ड्रन में अगर इट कॉजेज इन्फेक्शन तो इट कॉजेज मोर सिवियर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एज वेल एज प्रेग्नेंट फीमेल में। So it is widespread. Overall, Necator is more common than Old World, ठीक है। मतलब Necator जो कि न्यू वर्ल्ड हुकवर्म है जो वो ज्यादा कॉमन है ओवरऑल। इंडिया में दोनों प्रेवलेंट है। कहाँ क्या कॉमन है? साउथ इंडिया में क्या है? सी एपिडेमियोलॉजी इज ओवरऑल इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम फिर उस हिसाब से अपने पेशेंट में डायग्नोसिस, अगर राजस्थान में ये दिखता ही नहीं है तो कभी भी इस टाइप के साइंस एंड सिम्टम्स होंगे तो वी डू नॉट नीड टू थिंक कि ये हो सकता है। तो हम जबरदस्ती उसकी डायग्नोसिस में या उसमें कोई टाइम नहीं वेस्ट करते या उनके कोई टेस्ट लिखने में, इररिलेवेंट टेस्ट में टाइम नहीं देते। इसलिए एपिडेमियोलॉजी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। किस सीजन में क्या ज्यादा कॉमन होता है, किस जगह पे क्या ज्यादा कुछ प्रेवलेंट है, जैसे यहाँ पे सब टाइटल कॉमन है तो हम लोग कॉमनली पेशेंट आता है तो उस डायरेक्शन में सोचते हैं कि हाँ पहले ये देखना है, कोई अनकॉमन नहीं सोचते हैं, ठीक है, ठीक है। तो व्हाट इज प्रीडोमिनेंट इन साउथ इंडिया? ठीक है। एंड नॉर्थ इंडिया में एंकाइलोस्टोमा डियोडेनम। और यूजुअली इंडिया में क्या क्या स्टेट्स में है? ठीक, पढ़ लिया। नॉट फाउंड इन, चलो नेक्स्ट। अब अगेन मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो निमेथलमिंथस वही सेम है नीमेटोड्स में। 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स है हमारे। 2 फॉर्म जो अडल्ट फॉर्म है, मेल एंड फीमेल। मेल इज शॉर्टर देन फीमेल। देन 4 तरह के एक्चुअली मोल्टिंग होती है, 4 तरह के लार्वा। बट व्हाट मोर इम्पोर्टेंट, एक तो जो माइग्रेट करता है और जो इन्फेक्टिव होता है। तो ये 2 फॉर्म्स ऑफ लार्वा विच इज L1 एंड L3, वो रैबिट एंड फाइलेरी फॉर्म इसमें इंपॉर्टेंट है। एंड ओवम, ठीक। साइज देख लिया कितना है, लगभग मिलीमीटर। अब दोनों एक्चुअली हुकवर्म में दोनों ही आते हैं, एंकाइलोस्टोमा एंड निकेटर। तो यूजुअली अब हमें नहीं पता होता है कि, क्योंकि सब कुछ सेम है, लाइफ साइकिल सेम है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सेम है, थोड़ा सा एक ज्यादा सिवियर है बट ऑलमोस्ट सब चीजें सेम है, ट्रीटमेंट सेम है। तो हाउ डू वी डिफरेंशिएट? तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और ये कब डिफरेंशिएट हो सकता है? जब आप वर्म को आइसोलेट करेंगे। स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। जब हम वर्म को आइसोलेट करेंगे तो ये डिफरेंसेस होते हैं। बेसिकली जो एंकाइलोस्टोमा होता है वो क्या होता है, उसका अडल्ट मेल बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू निकेटर। एंड जो उसका बक्कल कैप्सूल होता है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो इसीलिए क्या होता है, बक्कल कैप्सूल जहां पे उसके टीथ ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं एंकाइलोस्टोमा के, तो इसलिए एंकाइलोस्टोमा के जो साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं दोज आर मोर सिवियर इन कंपैरिजन टू निकेटर, क्योंकि उसके टीथ ज्यादा प्रोमिनेंट है, वो ज्यादा बाइट करते हैं, ज्यादा ही उसमें गदर मचाता है इंटेस्टाइन में, ठीक। कौन पढ़ रहा है लाइफ साइकिल? मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है बताओ, बताओ। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसमें? स्किन पेनिट्रेशन, ठीक है। स्किन पेनिट्रेशन। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है? ठीक है। L3 फॉर्म या थर्ड लार्वल स्टेज विच इज फाइलेरी फॉर्म लार्वा। ये कहाँ प्रेजेंट होगा? सॉइल में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो स्किन को पेनिट्रेट किया। अब ये पेनिट्रेट करके कहाँ पहुंचा? ये भी डायरेक्टली स्किन को पेनिट्रेट करके जब ये वीनस सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक। वेनस सर्कुलेशन से इट विल फाइनली रीच टू लंग, और फिर वही मैकेनिज्म चलता है, लंग्स में प्रोपेल करता है, फिर वो फेरेंस में आया, सॉरी लैरिंक्स से फेरेंस में आया, फेरेंस से इसोफेगस में आया, फिर कहाँ आया? GIT में आया।
GIT में कहाँ पहुंचा ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। वी आर टॉकिंग अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर लार्वा क्या हुआ, डेवलप हुआ इनटू अडल्ट मेल एंड फीमेल। फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या निकला, एम्ब्रियोनेटेड एग्स इन। अब दिस ब्लू पार्ट, ठीक है, ब्लू पार्ट देख लो, जो एनवायरमेंट में या सॉइल में क्या चीज पहुंची, एम्ब्रियोनेटेड एग पहुंचा। अलॉन्ग विथ क्या होता है, ये एग जो होता है हैचिंग हो जाती है थ्रू L1 मोल्टिंग, क्या बन जाता है, रैपिडिटी फॉर्म, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे स्टूल की डायग्नोसिस करते हैं, स्टूल की माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो दो फॉर्म मिल सकते हैं, एक तो एग फॉर्म और दूसरा रैपिडिटी फॉर्म लार्वा, ठीक है। इतना समझ में आ गया लाइफ साइकिल। ये मोड ऑफ इन्फेक्शन अलग से, जब भी लाइफ साइकिल लिखोगे तो मोड ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्टिव फॉर्म वो लिखना मस्त है। तो जब भी लाइफ साइकिल स्टार्ट किया तो पहली लाइन लिखोगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ इन्फेक्शन है स्किन पेनिट्रेशन, इन्फेक्टिव फॉर्म है पाइलेरी फॉर्म। इतना लिख दोगे, आधे मार्क्स तो वैसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं पैथोजेनिसिटी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पैथोजेनेसिस क्या है, जो कि हुकवर्म का इसका कैरेक्टरिस्टिक है। व्हाट डज इट डू है, पढ़ो क्या है, चलो खड़े हो जाओ, तुम्हारी आवाज लाउड है, पढ़ो। Pathogenicity, hookworm has ability to suck blood from the intestinal vessels, attach and make cuts in the intestinal wall by buccal capsule and teeth followed by sucking the blood. ठीक है, तो जो पार्ट था समझ में आया, क्या हो रहा था, इंटेस्टाइन की क्या होती है, कैपिलरीज को ये पेनिट्रेट करता है, वहां से क्या कर रहा है, ये ब्लड को सक कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, Secreting hydrolytic enzyme. हाइड्रोलिटिक एंजाइम से क्या हो रहा है, और उस म्यूकोजा को ये अल्सरेट कर रहा है। ठीक, थर्ड क्या हो रहा है, Releasing anticoagulants, maintain continuous oozing of blood from the attached site. इसका मतलब समझ में आया, क्या मतलब Clot है? नहीं होगा blood. हाँ, वेरी गुड। तो इससे क्या हो रहा है कि इससे ब्लड लॉस और ज्यादा हो रहा है। तो व्हाट इट नॉर्मल क्या फिनोमेना होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है, बट व्हाट दिस ऑर्गेनिज्म इज डूइंग, इट इज सेक्रेटिंग एंटीकोएगुलेंट। मतलब सब तो कर रहा है, पेनिट्रेट टू म्यूकोजा को कर रहा है, डिस्ट्रॉय तो कर ही रहा है, साथ साथ एंटीकोएगुलेंट रिलीज कर रहा है, जिससे क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड लॉस होता जा रहा है, ठीक है। दैट इज व्हाई पेशेंट लैंड्स इनटू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। बैठो, ये दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जो एंकाइलोस्टोमा होता है ज्यादा पैथोजेनिक क्यों है, ठीक है, क्योंकि एक तो लार्जर इन साइज, इट इज आर्म्ड विद मोर प्रोमिनेंट टीथ, टीथ दोनों में होते हैं, बट इसका टीथ जो होता है प्रोमिनेंट होता है ज्यादा, एंड इट इज मोर माइग्रेटरी, ठीक है। इसका माइग्रेशन ज्यादा होगा, तो जितना ज्यादा माइग्रेशन उतने ज्यादा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल सिम्टम्स से प्रोड्यूस करेगा। ब्लड लॉस भी देख लो, एंकाइलोस्टोमा में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू निकेटर, ठीक है। अब व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स, अब क्लिनिकल फीचर्स अगेन जो हमने पहले देखा था, एक तो था बिकॉज ऑफ द माइग्रेटिंग लार्वा और दूसरा था बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट वर्म्स इन इंटेस्टाइन, सेम यहाँ पे भी है। अब ये माइग्रेटिंग लार्वा से क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या था मोड ऑफ इन्फेक्शन, पेनिट्रेशन, है ना, स्किन पेनिट्रेशन। तो स्किन पेनिट्रेशन यूजुअली बेयरफुट क्या है, फीट है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये क्या है, इसकी वजह से पहली चीज तो ये है कि जहां से ये एंटर करता है उस जगह पे क्या होती है, इचिंग होती है, ठीक है। सम एलर्जिक रिएक्शन इज देयर, तो इट इज नोन एज ग्राउंड इच, ठीक है। इट इज कॉमनली नोन एज ग्राउंड इच बिकॉज एट द साइट ऑफ स्किन पेनिट्रेशन। सेकेंडली, इट फॉलोज अ सर्पिजिनस ट्रैक। ये जो डायग्राम, ये जो फोटो दिख रही है ना, तो इसमें क्या है, इसने ट्रैक फॉलो किया। दिस इज द ट्रैक ऑफ फाइलेरी फॉर्म लार्वा। इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है, फाइलेरी फॉर्म लार्वा। तो लार्वा जैसे जैसे ट्रैक बनाता है, अपना जाता है, तो वो ऐसे पेशेंट में दिख सकता है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस भी कहते हैं। क्यूटेनियस मतलब स्किन, लार्वा मतलब लार्वा, फाइलेरी फॉर्म लार्वा, माइग्रेंस मतलब माइग्रेट कर रहा है, तो क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस भी कहते हैं इसे। अगेन वही
लार्वा माइग्रेट करके कहाँ पहुंचा है? वीनस सर्कुलेशन में, वीनस सर्कुलेशन से कहाँ पहुंचा? लंग्स में। तो लंग्स में अगेन वही लोफलर सिंड्रोम आएगा, जिसमें कि अब यहाँ पे अगेन बिकॉज इट हैज हुक्स, इट इज हुकवर्म, ठीक है। तो क्या करेगा ये? एल्वेलाई को भी डिस्ट्रॉय करेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे? हेमरेजेस और ब्लड टिंज का प्रोमिनेंट हो सकता है इन दिस केस, ठीक है। और बाकी तुम्हारे वही साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ निमोनाइटिस आएगा, फीवर, ड्राई कॉफ, चेस्ट पेन। अगेन बिकॉज ऑफ द अडल्ट वर्म इन द इंटेस्टाइन, सेम है वही, अगर माइल्ड इन्फेक्शन है या इम्यूनो कॉम्पिटेंट है तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। फिर अर्ली इंटेस्टिनल फेज में क्या है? जब वर्म लोड कम है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो अर्ली फेज में क्या हो सकता है? एब्डोमिनल पेन, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया विदाउट ब्लड लॉस इन अर्ली फेज। लेकिन लेटर ऑन जब ये एस्टैब्लिश कर लेता है, इसके हुक्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं, तो ये क्या होगा? इट विल कन्वर्ट इनटू डिसेंट्री, मतलब ब्लड लॉस आएगा होगा, ठीक। आगे समझ में? अब क्या बचा? लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में क्या है? पहला क्या है? स्टूल एग्जामिनेशन से वेट माउंट एंड आयोडीन माउंट। क्या दिखेगा? दो चीजें बताई थी ना इसमें, वेरी गुड। तो एग था एंड रैबिडिटी फॉर्म लार्वा था। तो एग कौन से फॉर्म दिखेंगे हमें? एग विद 4 ब्लास्टोमियर या एग विद मेनी ब्लास्टोमियर, और तीसरी चीज क्या हो सकती है? रैबिडिटी फॉर्म लार्वा हो सकता है, ठीक है। ये दोनों चीजें, क्योंकि इट इज पास इन फीसिस, तो इस तरह से लार्वा फॉर्म भी हमें दिख सकता है किसमें? स्टूल एग्जामिनेशन में। दिस लार्वा इज वेरी स्मॉल, ये बड़ा, वो उतने बड़े साइज का नहीं होता है, इट इज वेरी स्मॉलर इन साइज, तो ये माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। दूसरा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? स्टूल को कल्चर भी कर सकते हैं। तो जस्ट मतलब ये कल्चर बहुत ही नॉर्मली यूज नहीं होता है, डे टू डे में नहीं करते हैं, बस फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इन थियरी इसके नाम पता होने चाहिए। तो क्या क्या नाम है? फराडा मोरी फिल्टर पेपर ट्यूब मेथड, नेक्स्ट क्या है? चारकोल कल्चर मेथड एंड अगार प्लेट टेक्निक, ठीक है। बस ये अपनी थ्योरी में लिखने के लिए, अगर कोई वाइवा में पूछता है कि क्या नाम होता है, कैसे कल्चर करते हैं, तो दीज आर द मेथड। फिर मॉलिक्यूलर मेथड हो सकते हैं पीसीआर एंड रियल टाइम पीसीआर। सीरोलॉजी इतना ज्यादा मार्क्ड इसमें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर इज अवेलेबल। फिर अगेन नॉन स्पेसिफिक लैब डायग्नोसिस क्या हो सकती है? एक तो पेशेंट प्रेजेंटिंग विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी कैसे प्रेजेंट करती है? विद हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अगेन इसिनोफीलिया हो सकता है, और हाइपोएल्बुमिनीमिया, क्योंकि प्रोटीन लॉस भी है इसमें, मैलन्यूट्रिशन कराता है ये वर्म, तो इसलिए प्रोटीन लॉस भी है, तो हाइपोएल्बुमिनीमिया भी हो सकता है। तो दीज आर ऑल नॉन स्पेसिफिक, मतलब वी कैन कोरिलेट कि ये भी अगर प्रेजेंट है तो हो सकता है। अगेन ट्रीटमेंट सेम है, ठीक। क्या क्या है? एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम वन, ठीक है, सिंगल। मेबेंडाजोल या पैरेंटल वैमोएट, कोई भी दे सकते हैं। बाकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो उसको फिर ट्रीट करो विद आयरन एंड फोलिक एसिड। और सिवियर हुकवर्म डिजीज में मैल न्यूट्रिशन भी हो रहा है, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी है तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी, ठीक है।